यूनिवर्सिटी सेलेक्ट तो नहीं की थी, अच्छा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ। जिन्होंने रख लिया वहाँ चला गया। मैं मतलब उन चक्करों में था कि भाई जाएगा नस्ट या प्याज या जी की। तो मैंने ना पहले दिन एक अपने साथ इरादा किया, जहाँ पर भी माइक होगा ना वहाँ पर आपका भाई खड़ा होगा। वो शाइनेस आपको ज़बरदस्ती निकालनी पड़ती है। एक अमेरिकन मुझे क्लाइंट मिल गया जो मुझे $50 डॉलर्स में पे कर रहा था। वो हमजा भी जाते थे, पिच करते थे कि हम पूरी एजेंसी बैठी हुई पीछे मैं बैठा हुआ था। कि जो लोग 15-15, 20-20 मिनट के बड़े ट्यूटोरियल्स बना रहे, मैंने 1 मिनट में कवर करना शुरू कर दी इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा बेस्ट वीक पता क्या था? 140,000 फॉलोवर्स इन अ वीक। क्योंकि यार फोटोशॉप बहुत बड़ी चीज़ है, आप सीख लोगे तो आप लाखों कमाना शुरू हो जाओगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम द बहरिया। 1 घंटे की ड्राइव है। तो सर स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू को। थोड़ा बताएं अपने चाइल्डहुड के बारे में, वेयर यू बॉर्न एंड रेज, एंड बचपन में क्या ख्वाब थे? अब तो खैर कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं और पाकिस्तान में नहीं बाहर गोरों के लिए बन गए हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यार यहाँ तक बात है ना इस तरह अर्ली लाइफ और इस सब कुछ की, तो शुरू से जो है ना एजुकेशन तो हमने पूरे पाकिस्तान से आगे पीछे भी, और मेरे भाई दोनों ने। अब्बा आर्मी में थे, आपको पता आर्मी वाले खाना बदोश होते हैं। कभी 2 साल इधर गुजारे, 2 साल किसी और सिटी में। तो वो हर वक्त ही हम स्कूल चेंज कर रहे हैं, कभी मरी में भी पढ़ा, कोयटा में, इस्लामाबाद में, मतलब हर जगह ही जो है ना जहाँ पोस्टिंग होनी वहाँ चले जाना। तो एजुकेशन तो सारी इसी तरह ही गुजरी है आई गेस। तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि लेट्स से कोयटा रह रहे हो जाके, तो वहाँ पे जाके बाहर उन लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करना, या फिर एक होती है ना बात, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में बैठ के पता लगता है कि कोयटा में धमाके हो रहे हैं या कराची सेफ नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे रह के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। तो वो कितना उसने हेल्प किया कि आपका विजिट वहाँ पे रहना 2-3 साल के लिए, उस कल्चर के अंदर लोगों को समझना, तब जाके वो आता है ना अंदर से एक, आप कह लें कि मैं कीड़ा इज बैड वर्ड, लेकिन अंदर आ जाता है कि यार मैंने अच्छा इनसे भी बात करनी है, इस तरह से ये बिहेव करते हैं। हाँ, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ कि हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, क्या पठान, बलोची, सिंधी, हर तरह के बंदे से। उस वजह से जो है ना वो आपका, वो कहते हैं उर्दू में, वो झाका खुलता है आपका अगले बंदे से बात करने का, सब कुछ का। तो उसका बड़ा फ़ायदा रहा। टू बी ऑनेस्ट, हम बड़े यंग थे जब ये सारा कुछ चल रहा था, छोटे थे। आई गेस 2005 में हम लोग परमानेंटली फिर पिंडी आ गए थे, बिकॉज मेरे अब्बा की पोस्टिंग हो गई थी वाना में। और वाना वो ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप जा तो सकते हैं, पर आपकी फिर फैमिली ना ही रखो तो बेहतर है। और दूसरा ये एजुकेशन का कोई ख़ास वहाँ नहीं है। और हम लोग उस वक्त, भाई मेरे ख्याल से मैट्रिक की तरफ जा रहा था मे बी, तो इस तरह की वे क्रूशल ईयर्स होते हैं बच्चों के। तो अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो बच्चों को इधर ही रखूँगी। और पिंडी में किस एबीसी कैंपस से की है स्कूलिंग? पिंडी में हमने फौजी फाउंडेशन कॉलेज से की है। फौजी फाउंडेशन कॉलेज से हमने उसके बाद से पढ़ा है। और फिर भाई मेरे ख्याल से सर सैयद चला गया था, और मेरा अपना फौजी फाउंडेशन में चलता रहा। सर सैयद एक बड़ा एक प्रेस्टीज किस्म का इदारा था कि सर सैयद से पढ़ना है, क्योंकि असद उमर को देख लें जो कि एंग्रो के CEO रहे हैं, क्योंकि मैं उनको ना 2014 के अंदर ना उनको फॉलो करता था, नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल रीजन, यार मैंने इस जैसा बंदा बनना है, क्योंकि उसकी ना इतनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स है ना, एनालिटिकल बिजनेस को रीड करना और डिसीजन लेना। मैं फिर हिस्ट्री उठा के पढ़ी, कहाँ से पढ़ा हुआ है? सर सैयद से पढ़ा हुआ है। तो सर सैयद की अपनी एक गेम, तो जैसे एचएसएन है ना, सर सैयद की भी गेम एक ज़माने में थी। ऐसा ही है सर सैयद, बड़े अच्छे कॉलेज में समझा जाता था। और एक और वजह ये भी थी, बिकॉज वो लोग आपको आई गेस 11:30 बजे छोड़ देते थे। अच्छा, उनके ये नहीं होता था कि लंबी लंबी खोतों की तरह आपको हर रोज़ की 8 से 9 क्लासेस करा रहे हैं। वो आपको लिमिटेड क्लासेस कराते थे, वो यूनिवर्सिटी की तरह चल रहा था कॉलेज। तो मेरे ख्याल मैंने मतलब वहाँ से बड़े अच्छे लोग निकलते देखे हैं, ये बात तो है। तो लेकिन आपकी तो हमजा भाई ने वहाँ से की है? हमजा भाई ने वहाँ से की है, मेरा फौजी फाउंडेशन से ही चला। उसके बाद में डायरेक्ट फिर कॉमसेट्स आ गया था। और उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था कि आगे क्या बनना है, या फिर बस जो हो जाए? मतलब आपने CS की हुई है, तो था कि माइंड के अंदर CS ही करनी है, या फिर कोई इंजीनियरिंग, या फिर वो थॉट प्रोसेस क्या था एजुकेशन सिलेक्शन के अंदर? सही बात बताऊँ, मैं आगे पीछे अपने कज़न्स को भी गाइड ही कर रहा होता हूँ कि अभी जो कर रहे हो ना, इसकी टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। मैंने 9th-10th बायोलॉजी में की। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और फिर मैं यूनिवर्सिटी आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मैंने एज अ कैरियर मेरा जो है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर में चलता रहा, और अब मैं टेक कंटेंट बना रहा हूँ। 4-5 कोई लिंक नहीं है, मतलब 2-3 साल बाद आप कुछ चोरी कर रहे होंगे। इन चक्करों में ख़ास तौर पे जो आजकल के बच्चों हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप ना
ट्राई करो डिफरेंट चीज़ें। ये नहीं होता कि मैंने आज ये चीज़ शुरू की है तो यही मैंने आगे कर, ठीक है अगर आपको पैशन है। टेक्निकली मुझे भी बड़ा पैशन था पढ़ाई का, नहीं मैं कर पाया ठीक है। तो अगर चीज़ें चेंज होती हैं, ख़ास तौर पे जो 20s, मैंने हर जगह यही सुना है, जितने भी आगे क्रिएटर्स और बड़े बड़े गुरु देखे हैं ना, वो कहते हैं यार 20s ना आपके उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, आप जितना टेस्ट आउट कर सकते हो करो, क्योंकि ज़िम्मेदारी भी उतनी नहीं होती है आपके पास। ऐसी बात है जब आपका ब्याह हो जाता है और उसके बाद फैमिली है, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते उस तरह का। तो ये बस जैसे आप लाइफ में बड़े हो रहे होते हो, उम्र बढ़ रही होती है, आपकी एनर्जी कम हो रही होती है और रिस्क की जो है ना, आपके रिस्क अवर्स हो जाते हो आप, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर सकते। तो 20 से 25 के दौरान ना जो मर्जी करना आप करो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, जितने ब्लेंडर मारने मारो। तो यूनिवर्सिटी आपने कौन सी सिलेक्ट की थी और क्या था प्रोसीजर वो? यूनिवर्सिटी सेलेक्ट तो नहीं की थी, अच्छा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ जिन्होंने रख लिया। जिन्होंने रख लिया वहाँ चला गया। मैं मतलब उन चक्करों में था कि भाई जाएगा नष्ट या प्याज या जीकी ना, मैं मतलब उन चक्करों में था। अल्लाह का करना था कि इनमें से कहीं भी नहीं हुआ इन दी एंड मेरा कॉमसेट्स में हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की उस टाइम पे, अल्लाह ताला ना आपको वहीं भेजता है जहाँ के लिए आप बने हुए हो। ठीक है, ठीक है, आप ये भी इसको एज फेलियर भी कह सकते हो कि यार कि एडमिशन नहीं हुआ जहाँ आप चाहते थे, लेकिन ना कुछ चीज़ें ना किसी वजह से होती हैं। और वो इसका ये रिज़ल्ट हुआ, मैं कॉमसेट्स में आके जो मेरी ग्रूमिंग हुई ना, यार मैं वो बंदा था जो 2 लोगों के आगे बात नहीं कर सकता था। अच्छा, इतने शाये थे? ठीक है, और अभी मैं टेड टॉक दे के आ रहा हूँ मुल्तान में। ज़बरदस्त, अब ज़बरदस्त। मुझे आप पाक चाइना के उधर भी मैंने सेशन दे चुका हूँ। पाक चाइना वाले जो बना उनका स्टेज हज़ारों लोगों के सामने खड़ा कर दें, मसला ही नहीं। तो कॉमसेट से मैं ये बोलूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली और मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना आगे एफ़र्ट लगाई। मतलब पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन मैं कौन सी सोसाइटी थी जिसके अंदर नहीं था। अच्छा, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई कि तो हर उस जगह टाइम घुस पे जाना। माइंड के अंदर था कि मैंने अपना शाइनेस ख़त्म करनी है और तब सोसाइटी ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर बस फॉर टाइमिंग सारे कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ? कुछ पर्पस के साथ ज्वाइन की थी या फिर बस ज्वाइन? पर्पस के साथ की थी, क्योंकि लाइक आई सेड मैं वो बंदा था 2 लोगों के आगे बोल नहीं सकता था। जब मैं आया ना यूनिवर्सिटी, और पूरा और सारा टाइम बचपन से लेके अभी तक मैं ऑल बॉयज़ पढ़ा था ठीक है, इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है, और साथ ही आपका शाइनेस भी होना। तो मैंने ना पहले दिन एक अपने साथ इरादा किया, जहाँ पर भी माइक होगा ना वहाँ पर आपका भाई खड़ा होगा। ठीक है, उसका ये फ़ायदा हुआ, मैं जाके खड़ा हो जाता था, टांगें काँप रही हैं काम पे टांग रही हैं ठीक है, लेकिन क्या कि वो शाइनेस आपको ज़बरदस्ती निकालनी पड़ती है, आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है। और मैं वही हुआ, हर जगह जाके खड़ा हो जाना, माइक पे बोलना शुरू कर देना, कोई जो मर्ज़ी समझता है समझता रहे। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक नया किस्म का तला भट्टी निकला जब यूनिवर्सिटी से निकला मैं। और अभी जो लोग आपको जो उस टाइम जानते थे तला को और आज देखते हैं, वो कहते होंगे ना ये तला तो बात नहीं कर सकता, तो आज देखो जाके वीडियोस बना रहा है ये। एग्जैक्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैमरा के आगे मैं बोल सकूँगा। शुरू में जब कैमरा के आगे भी बोलना शुरू किया तो वो इतना डिफ़िकल्ट लगता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया अच्छा, है। साथ में माइंड में था कि यार अच्छा मैं बोलने में थोड़ा बेहतर हो चुका हूँ, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन को परस्यू करना है, या फिर साथ में था कि यार मैं सीएस कर रहा हूँ तो फिर मैं कोई अच्छी सी जॉब देखूंगा, सेटल हो जाऊंगा सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में करके? उस टाइम क्या? कंटेंट क्रिएशन का कभी आइडिया नहीं था। अच्छा, था ही नहीं, वो कर था रहे हैं। ही नहीं, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन का भी एक किस्म का मैंने ख्वार में आके किया कि गुस्से में आके मेरे साथ इसमें ना फैंड ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंड में था, उसके बाद में एक अमेरिकन मुझे क्लाइंट मिल गया जो मुझे अच्छा खासा डॉलर्स में पे कर रहा था, उसके साथ काम करता रहा। कुछ टाइम बाद वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैं एक जर्मन कंपनी है आईबेक्स कलेक्शन के नाम से, उनके साथ काम कर रहा था। वो मुझे इतना पैसा खिला रहे थे ना कि मेरे का यार ये मेरी ड्रीम। और मेरा काम क्या था, डिज़ाइन बना के देना और वर्डप्रेस मैनेज करना, जो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। और जब कोविड आया 2020 में ना, आप पास आउट कब हुए? 2000? 2018 में, अच्छा, 18 में पास आउट है। 1 साल आप जर्मन कंपनी से लाइन थे और उनके साथ मैं काम करता रहा। 2020 में उन्होंने कहा कोविड आ गया, टाटा बाय बाय, ठीक है हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं। नॉट गॉना लाई, बड़ा रोया मैं क्योंकि आपको जब इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आपकी मर्ज़ी का काम भी हो, तो वैसी बात हो, तकलीफ से चीज़ होती है। दैट इज़ द डे व्हेन आई रियलाइज़ कि यार किसी पर रिलाई नहीं करना है, मतलब ना अपना काम बनाना है और
टू बी ऑनेस्ट तब से लेके अभी तक मैं उसी स्ट्रगल में हूँ। मैं नहीं कहता कि आई हैव फिगर्ड इट आउट। तो उसका यही हुआ कि मैंने कहा यार अब जो है ना ऐसा कुछ सेटअप करना है, तो मैं साथ ही साथ फ्रीलांसिंग भी करता रहा और साथ मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। अच्छा, और कंटेंट क्रिएशन में था क्या कि नीश कि आपने किस डोमेन में करनी? क्योंकि मुझे आई स्टिल रिमेंबर हमजा भी उस टाइम फेमस हुए थे कोविड के अंदर। टीकेआर की मैंने देखी थी, उनकी वो रील थी कि टीकेआर गए हुए थे। मैंने कहा कि मेरे घर के पास है तरामड़ी में कोई गए हुए थे, तो वहाँ पे जा मैंने कहा अच्छा ये कौन सा बंदा बड़ी अच्छी चीज़ें बना रहा है। तो उस टाइम पे क्या था कि फूड की तरफ जाना है, टेक की तरफ जाना है, या बस बस जनरल उठा के ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट, जलता कि नहीं जाता? अच्छा, जहाँ तक बात है इसकी, हमज़ा भाई ने लास्ट ईयर शुरू किया प्रॉपर। हमज़ा भाई भी पिछले 5 साल से कंटेंट बना रहे थे, लेकिन उनका पता है क्या विज़न था कि मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ माशरे के हालात के ऊपर और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर और ट्रैवल के ऊपर उनको ये था। तो हमज़ा भाई लोगों को तभी नज़र आता है हमज़ा भाई भी क्या कर रहे हैं, वो बंदा पिछले 5-6 साल से कंटेंट बना रहे हैं और ही वॉज फेलिंग एट इट। खुद वो कहते हैं, मतलब उनका विजन था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाऊंगा। तो लास्ट ईयर बल्कि 1.5 साल हो गया होगा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो अच्छा चल रहा है ज़्यादा। तो हमज़ा भाई ने फिर ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आए और अब माशाल्लाह कहाँ पहुँच गए हैं। अभी तो मेरे ख्याल से उधर गए हुए हैं जो सकर्दू में कोई जीप सकर्दू रैली में। हो रही है, सुबह उनकी स्टोरी देख रहा था मैं, हमजा एग्जैक्टली, की वो पार्क व्हील्स वाली, पाक फेल वाली तो वो। वहाँ पहुँच गए हुए हैं। तो उन्होंने भी मतलब इवेंचुअली रियलाइज़ किया। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि यार एक चीज़ शुरू कर दी है ना, उसके अंदर ये नहीं होना कि यार अब यही करना है। मैंने भी जब कंटेंट शुरू किया ना, मुझे था कि मैंने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, तो मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिस डो और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ये कंटेंट बना रहे थे, कैरोसल्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने कैरोसल्स बनाना शुरू कर दिया, मुझे इनिशियल बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके ऊपर। और उस वक्त एक और चीज़ ये हुई कि कोविड क्योंकि शुरू हो गया हुआ था, हर बंदा घर बैठा हुआ था और मैंने उसको बड़ा कैश आउट किया। उस वक्त जो भी बंदा कंटेंट बना रहा था ना, उसने दबा के फॉलोवर्स गेन की, उसने दबा के रीच गेन की, क्योंकि हर बंदा मोबाइल पे बैठा हुआ था। स्क्रीन टाइम आपका बढ़ गया था। अच्छा, उस टाइम पे एक होता है ना नॉर्मली, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव में देखूं यार, वो कहेंगे तला मैं तुम्हें कह रहा था ना कि यार कुछ और काम देखो, क्या जर्मन आईबेक्स के पीछे पड़े हुए हो, अब देखो कोविड आ गया, अब देखो तुम्हारी तनख्वाह नहीं आ रही। कंटेंट क्रिएटर चलो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेशर तो होगा ना यार। अब पहले समझाया इसको यार कि अच्छी जॉब करो, अब दोबारा पता नहीं किधर निकल रहा है। तो पेरेंट्स का क्या रोल था? सपोर्टिव थे या फिर वो उन्होंने दिया था यार ट्राई करके देखो? मैं सही बात बताऊँ, अम्मा अब्बा ने बहुत सपोर्ट की है हम दोनों को। और उसमें ये था कि अब्बा मेरे आर्मी में थे और उनसे पहले उनके अब्बा भी आर्मी में थे, और ये पता नहीं पिछले 4 जनरेशन से आर्मी में चलते आ रहे हैं। भट्टी आर्मी चल रहा है। तभी भट्टी आर्मी चल रहा है, ठीक है। वी कम फ्रॉम आर्मी फैमिली, मतलब सारे अजीज़ भट्टी से ले के हर मतलब सारे आर्मी चलता आ रहा है, और हम वो अनोखे दो निकले हैं जिन्होंने कहा नहीं। लेकिन लेगेसी रखी है आप लोगों ने, भाई लोग वीगो डाले, आप लोग जिक्र करते रहते हो। तो अब्बा का हमेशा से जना ये स्टांस था कि अगर तुम आर्मी में जाते हो मैं बड़ा खुश होऊंगा, लेकिन अगर नहीं जाते हो मैं तब भी खुश होऊंगा, करो वो जिसका शौक है। और उन्होंने वाकई अम्मा अब्बा दोनों ने बड़ा सपोर्ट किया। अंदर ही अंदर मुझे पता है अब्बा का शौक था कि मेरे बच्चे भी आर्मी में जाएं, लेकिन दैन अगेन उन्होंने कभी हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया। मैंने कहा यार जो करना चाहते हो वो करो। और वही बात है, मेरा नहीं ख्याल हम दोनों आर्मी के लिए बने हुए थे। बिल्कुल, आर्मी वाले जो आर्मी में लोग जाते हैं वो होते ही अलग किस्म के वफादार किस्म के लोग हम नहीं थे, हम लिबरल किस्म के थे दोनों। तो उस वक्त मैंने फिर जाना, जब मैंने इंजीनियरिंग का बोला अब्बा को, तो उन्होंने कहा ठीक है ये कर लो। जब मैंने यूनिवर्सिटी में बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, जिसका टिपिकल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तब उन्होंने कहा यार जो करना है करो। और उसका रिजल्ट ये निकला कि इवन जब जॉब्स में भी बारी, जॉब्स क्या शादियों की बारी भी जब आई, तो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया कुछ भी। उन्होंने कहा यार जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो, बिकॉज तुम्हारी ज़िंदगी है। तो जॉब में भी उन्होंने ये नहीं किया कि ये क्या डिज़ाइन कर रहे हो। वो अलग बात है कि उनको शुरू में समझ नहीं आती थी कि ऑनलाइन कौन सा काम होता है, उनका कसूर नहीं है, और रोल मॉडल नहीं थे ना। हमसे ऊपर जनरेशन को अभी तक समझ नहीं आती है काफ़ी सारों को कि ये करते क्या हैं। मतलब मेरे ख़ानदान में बहुत कम लोगों को पता है कि मैं या हमजा भाई क्या करते हैं और कैसे करते हैं उनको ये नज़र आता है वीडियोस बनाते हैं, ये कौन सा कैरियर हुआ। तो कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने सपोर्ट किया और उस वजह से जो है हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर सके, और हमने आस्ता आस्ता फिगर आउट किया कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, वो आपकी बात दरमियान में रहेगी कि आपने खार खा के स्टार्ट किया था कि मेरे यहाँ वो क्या था उसके ऊपर? सॉरी, तो मैं बड़ा बातूनी बंदा हूँ, मैं ऑफ ट्रैक बड़ी जल्दी होता हूँ तो उसका ये हुआ, जब मुझे आईबेक्स वालों ने ले ऑफ किया ना,
तो मैं इस खार में आ गया कि अब किसी पर रिलाई नहीं करना, अब मैं अपना काम शुरू करूँगा। तब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन वाला काम शुरू किया और ये भाई लोग डिजिटल जो है ये शुरू किया। वो एक अलग स्टोरी है कि ये भाई लोग कहाँ से इसका नाम नाम आया। देंगे कि भाई लोग, इसी वजह स्टोरी शॉर्ट स्टोरी ये है कि दिस वाज वन ऑफ माइन एंड हमजा भाई वेंचर। हमने ये एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। अच्छा। और हम करते क्या थे कि हमजा भाई जाके लोगों को पिच करते थे कि हम आपकी सोशल मीडिया है हैंडल करेंगे। मैं डिज़ाइन करता था, एड्स वगैरह सब कुछ, और बैक एंड पे मैं अकेला बंदा काम कर रहा था और हम एज एन एजेंसी लोगों के सामने जाते थे। तो वो फिर हमने देखा 2 साल पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करके कि इनको तो समझ ही नहीं आ रही है कि मार्केटिंग होती क्या है, और उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं। अब क्या पता सब लोगों को समझ आ रही हो, और उससे समझ रिस्पॉन्स नहीं आ ऐसा रही था थी। क्योंकि आप लोग टोटल 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी तो 10-15 लोग लेके बैठे हुए हैं, और आप लोग भी कहते होंगे अच्छा रुको मैं रेट अपने एचआर से लेके बताता हूँ, तो इस तरह प्रिटेंड वगैरह किया कुछ? मैं क्या बता रहा हूँ, वो हमजा भी जाते थे पिच करते थे कि हम पूरी एजेंसी बैठी हुई पीछे पीछे में बैठा हुआ था तो उससे जो है ना लेकिन इवेंचुअली हमने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तानी जो मार्केट है उसको समझ ही नहीं आती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की वैल्यू क्या है, आपकी सोशल प्रेजेंस की क्या वैल्यू है। अब जाके जब क्रिएटर्स आए तो कंपनीज को समझ आना शुरू हुई है, उस वक्त बिल्कुल नहीं थी समझ। तो वो एक किस्म का हमारा फेल्ड वेंचर समझ लें था। वो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, एक साइड पर रख दिया था। लेकिन आपको लर्निंग बड़ी हुई होगी ना उससे, जो भी लर्निंग बड़ी काम हुई। आया होगा जिस डिफरेंट क्लाइंट के मुताबिक वो चीज़ें करना, क्योंकि आईबेक्स में तो आप एक तरह का काम किए जा रहे थे, सेम तरह का जॉब था। यहाँ पे जाके डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट क्लाइंट के मुताबिक आपने डिज़ाइन करना, उनको चीज़ें डिलीवर करना। एग्जैक्टली सीखा हमने बहुत ज़्यादा दोनों ने उससे, लेकिन वो फिर इवेंचुअली हमने छोड़ दिया। हमजा भाई की जॉब शुरू हो गई थी उसमें यूरोपियन यूनियन में, वो उधर चले गए। अच्छा, मैं प्रॉपर जॉब कर रहे थे हमसे? हाँ, हमजा भाई लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है, तो वो उधर अपनी और जॉब वो करना। जॉब कंटेंट की हट के थी या इसी डोमेन मीडिया की थी? वो एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ कर रहे थे उनके लिए। ठीक है। और मैं अपना फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा था, और ये और आईबीएक्स आपने वाला भी। मेन जो ब्रेड एंड बटर का सोर्स फ्री लॉन्चिंग था इसको बस साथ में कर रहे थे 2020 के अंदर, जब वो चीज़ें हुई हैं? हाँ, वो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था और साथ ही साथ में बैठा हुआ था, ये कंटेंट बनाता रहता था। तो वो आस्ता आस्ता मैं फिर मैंने फिगर आउट किया, मैंने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाया। इवेंचुअली मैंने देखा कि यार डिज़ाइन जो है दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक डूइंग, और इसकी मार्केट भी है, लोग देखना भी चाहते हैं। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया था कि जो लोग 15-15 20-20 मिनट के बड़े ट्यूटोरियल्स बना रहे थे, मैंने 1 मिनट में कवर करना शुरू कर दी इंस्टाग्राम के ऊपर। और उस वक्त आस्ता आस्ता बूम आ रहा था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। हर प्लेटफॉर्म टिकटॉक को कॉपी करना शुरू हो गया। बाय द टाइम प्लेटफॉर्म ने रियलाइज़ किया कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ द न्यू थिंग, मैं ऑलरेडी बना रहा था। मेरा बेस्ट वीक पता क्या था? 140,000 फॉलोवर्स इन अ वीक अच्छा। ऑन इंस्टाग्राम। और ये 1-2 रील की वजह से हुई थी सिर्फ? नहीं, मैं उस वक्त तक कोई 600 रील्स बना चुका हुआ था। अच्छा। उस वक्त रील्स नहीं कहते थे, उस वक्त सिंपल कौन था। ठीक है। लेकिन वही बात है, जब आप किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे हो, लकी वही लोग होते हैं। आई वुडंट कॉल दिस लक। लकी वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहा था, और बाय दैट क्योंकि मैंने वो एक मार्केट गैप देख लिया था, और बाय द टाइम जब प्लेटफॉर्म ने रियलाइज़ किया कि हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश करते हैं, तो मेरी एक एक रील जा रही थी, मिलियन क्रॉस कर रही थी। और उसकी वजह से लाइक आई सेड कि 140,000 इन जस्ट 1 वीक, क्रेजी किस्म की ग्रोथ थी। तो ये मतलब वो खार में आके मैंने फिर शुरू किया। अच्छा, होता है ना शुरू में आप कर रहे हो तो लगे हो तो कैमरे के सामने लाइटें शाइटें जला ली हैं, अच्छा मैं बना रहा हूँ, मतलब एक्सेल का ये शॉर्टकट आ गया भाई, आप जो भी बनाते थे लगे हो रिस्पॉन्स ठीक एवरेज आ रहा है। लेकिन एक होता है ना जब आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, वो फीडबैक चलता है, फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे होते हो, यार जो मैं बना रहा हूँ, वो कब रियलाइज़ हुआ कि लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया आपको? हाँ, एक और चीज़ है, मैंने शुरू से कंटेंट में 100,000 क्रॉस कर चुका हुआ था। मैंने कभी इंस्टाग्राम के ऊपर अपना फेस नहीं दिखाया था। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस प्रूव्स कि आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आप फेसलेस भी बना सकते हो अच्छा। उसकी रीज़न क्या थे कि आप मतलब खुद नहीं आ रहे थे? उसकी रीज़न ये नहीं थी कि मैं शायद था, उसकी रीज़न ये थी कि मेरा कंटेंट था ट्यूटोरियल्स, और ठीक है। ट्यूटोरियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो मैंने कोई रीज़न नहीं देखी कि मैं अपना फेस डालूं जब लोगों को मैं सिंपल ट्यूटोरियल दिखा सकता हूँ। तो मैं शॉर्ट फॉर्म ट्यूटोरियल बनाता था स्टार्ट टू एंड। एंड में एक छोटी सी एनिमेशन आती थी जिसमें मेरा फेस आता था, पर उससे कुछ पता नहीं चलता किसी को मैं पुरानी पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ, नई पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन उसका मुझे पता है नुकसान एक ये हुआ कि जो ब्रांड्स हैं ना, वो फेस वैल्यू देखते हैं।
उनको बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से बहुत लिमिटेशन मेरी रही कि जो है ना ब्रांड्स की नज़र में एक रैंडम चैनल चल रहा था। लेकिन मैंने फिर मतलब 100,000 जब क्रॉस कर लिया, इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया कि यार अपना फेस डालना है वीडियोज़ के अंदर। तो फिर जो है ना मैंने मतलब वीडियो के स्टार्ट में और एंड में जो है ना मैं एक थोड़ा सा पार्ट डाल देता था, ताकि लोगों को पता चले यार ये बंदा बना रहा है, कोई और नहीं बना रहा। फिर गेम अपनी अप करनी थी भाई ने। फिर उसके बाद जो है ना आस्ता आस्ता फिगर आउट करना शुरू किया कि कौन सी टेक्निक्स बेहतर हैं, किस तरह लोगों को हुक करते हैं, और मतलब कंटेंट भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। गालियाँ भी खाई कि कंटेंट क्यों चेंज कर दी है, क्योंकि मेरी इनिशियल फॉलोइंग सारी डिज़ाइन वाली थी। तो चेंज किस पे किया था आपने? मैंने फिर बिल्कुल टेक की तरफ आ गया। मैं इनिशियली बिल्कुल स्पेसिफिकली फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर 2 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया ये अबाउट कुछ 6-8 मंथ्स बैक कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, क्योंकि एआई की रेवोल्यूशन मुझे नज़र आ रही थी और अब हो गया है। और यही जो इस्माइल ब्लॉगर अगर आपने देखा हो, वो भी बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल से इसके ऊपर कह रहा है यार एआई की तरफ आओ। एआई जो है आपका काम जो आप 10 लोग कर सकते हैं वो आप अकेले बंदे कर सकते हो, अगर आपको यूज़ करना आता हो। तो मैंने फिर जाना, मुझे खुद भी था कि मैं लोगों को वो चीज़ मतलब मिस गाइडेंस है ना, मैं कहूँ कि यार फ़ोटोशॉप बहुत बड़ी चीज़ है, आप सीख लोगे तो आप लाखों कमाना शुरू हो जाओगे। इट्स ट्रू, आप कर भी सकते हो अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो, अगर आप हाई एंड डिज़ाइनर हो। लेकिन मैं शुरू से बेसिक फ़ोटोशॉप सिखा रहा था। तो मुझे खुद हुआ कि यार मैं लोगों को मिस गाइड करूँगा अगर मैं उनको कहूँ यार ये सीखो 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 सीखो। मैं अभी भी कहता हूँ अगर आप बिगिनर फ़ोटोशॉप सीख लेते हो और उसके बाद आप मिड जर्नी या फ़ोटोशॉप का जो एआई है उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करते हो, सीखते हो, तो आप वाकई 10 लोगों से बेहतर काम कर सकते हो अकेले। अच्छा, आपका कंटेंट मेजरली ना अंग्रेजी के अंदर है, तो उसकी क्या रीज़न थी? आपने टारगेट किया हुआ था कि मैंने बाहर गोरों को टारगेट करना है, या फिर बस के जो काम करते हैं वो समझते हैं अंग्रेजी है, या फिर अंग्रेजी नहीं बोलूँगा तो लोग थोड़ा सा हल्का लेंगे? क्या इसकी रीज़न थी? इसकी पीछे भी स्टोरी है। इनिशियली मैंने कंटेंट बनाया उर्दू में। मैंने कोई 150 वीडियोस बनाई उर्दू में। सारी शॉर्ट फॉर्मेट में थी। मैंने यूट्यूब के ऊपर 150 लॉन्ग वीडियोस बनाई। वो चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, एक भाई लोग उर्दू हिंदी के नाम से, ठीक है। अच्छा। 150 वीडियोस उसके ऊपर मैंने बनाई शुरू में मैंने, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने इंग्लिश में रखा था। जब मैंने वो बनाई ना वीडियोस इतनी ज़्यादा उर्दू में, तो मुझे वहीं समझ आ गया कि पाकिस्तानियों का एजुकेशन से और टेक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग कि अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसमें ये भी आ जाता है कि जहाँ पर जीएफएक्स मेंटोर जैसे लोग भी हैं जिन्होंने 3 मिलियन मेरे ख्याल से उनके सरबरान के हो गए हैं, उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। मतलब मैं इसको एज एन एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करूँगा कि मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप अगर ग्रो कर भी जाते हो तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी, आप सस्टेनेबली नहीं चल सकते हो, आपको साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जितने भी एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, वो इंटायरली ये काम कर रही हैं या उनकी कोई साइड सोर्स इनकम भी है। बिकॉज पाकिस्तान में आपको सीपीएम बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। कितने ब्रांड्स हैं जो आपको आपका एजुकेशनल कंटेंट स्पॉन्सर करते हैं? बहुत कम, बल्कि करते ही नहीं है, बल्कि है ही नहीं, ना होने के बराबर। मेरी जब भी जिससे भी बात हुई है ना, जितने भी एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं या क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं तला कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो उस वक्त जब मैंने ये देखा ना कि यार उर्दू का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने फिर इंग्लिश में शुरू कर दिया। इंग्लिश का फ़ायदा ये है कि देयर आर टन्स ऑफ कंपनीज आउट देयर, यूआई यूएक्स के टूल्स हैं। अडोबी के साथ मैं फिर बताता हूँ, मैंने पिक्सलर के साथ काम किया, मैंने अडोबी के साथ काम किया, मैंने फ्री पिक के साथ काम किया, मैंने वीड के साथ ये सारी जो है ना मतलब ह्यूज कंपनीज़ हैं इफ़ यू आर इन दिस स्पेस। और ये मैं कभी भी ना कर पाता अगर मैं उर्दू में बना रहा होता कंटेंट। उन्होंने देखा कि यार इसकी इंटरनेशनल ऑडियंस है, और मैं बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जितना मर्जी कह लूँ ना कि इट वाज नॉट फॉर द मनी, झूठ है। आपको कंटेंट सस्टेनेबल बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएशन सस्टेनेबल बनाने के लिए पैसे चाहिए हैं। मैं अक्सर देखता हूँ ना पाकिस्तानी यूट्यूबर जो 500,000 क्रॉस कर चुके हैं और वो रो रहे होते हैं कि यार पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि सीपीएम तो बिल्कुल नहीं मिलता, ब्रांड्स हैं नहीं, तो फिर आप पैसे कमाओगे कहाँ से? कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे। तो उस वजह से जो है ना इंग्लिश में कंटेंट बनाने का ये फ़ायदा हुआ। इंस्टाग्राम तो व्यूज़ के ऊपर पे नहीं करता, पर स्पॉन्सरशिप्स और आपकी और मेजर अपने ऑडियंस है साइड किस प्रोडक्ट्स। कंट्री से? किस कंट्री से मेजर ऑडियंस आपकी है? मेरी मेजर जो है
वो अगर मैं टॉप देखूँ तो यूएस, इंडिया, इंडोनेशिया और फिर पता नहीं एक और कोई इंग्लिश कंट्री है। ये भी नहीं पता किधर है, बस चल रही है काम भाई। पर वो जो सिर्फ जो मेरे पास है सेकंड पे मेरा यूएसए आता है, वो मेरी मेन ऑडियंस है। मेन तो नहीं बोलेंगे, मुझे अब इंडिया से भी थोड़ी बहुत इंडियन ऑडियंस ने भी नोटिस करना शुरू किया, तो इंडियन एजेंसीज भी कांटेक्ट करती हैं। अच्छा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? क्योंकि आप उर्दू में बना रहे थे, अंग्रेजी पे शिफ्ट किया आपने, आपको कुछ लोग कहते होंगे पाकिस्तानी भाई तुम क्या कर रहे हो, एक क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, पाकिस्तानी की आदत है, लोग करते होते हैं। फिर वहाँ पे जाके लगे होना, अंग्रेजी में कंटेंट फेंके जा रहे हैं, पाकिस्तान का पेज उठा के वहाँ पे फेमस होना, कितना टाइम लगा था इसके अंदर? 4 साल, 4 साल तो से तो बना रहा हूँ मैं। और अब जाके सारा रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, 4 साल से आप अंग्रेजी कंटेंट बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। वही बात है, मुझे अब जाके कुछ स्पॉन्सर्स वैसे तरह के मिलने शुरू हैं बड़े। और कितनी वीडियोस बनाई हैं आपने अभी तक पूरे 4 साल के अंदर? 1000 से ऊपर तो बना चुका हूँ, 1000 शॉर्ट। और कोई इतने कंटेंट निकालते हैं कहाँ से आप? मतलब एक ही वही है ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, मतलब कितने टूल होंगे? 25-30 होंगे, 50 कर लें, उसमें कितने क्या निकालते हैं? मेरे पास अभी भी, जब मैंने कंटेंट अपना शिफ्ट किया ना, तो मैं हमेशा बहुत प्लानिंग करता हूँ। मेरे पास अभी भी जो डिज़ाइन का कंटेंट है उसके जो आइडियाज़ मैंने लिखे हुए, मैं एक्सेल शीट बनाई हुई है। अच्छा, मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं 1 साल और बना सकता हूँ, मतलब मैं 365 वीडियोस और बना सकता हूँ। सारी बात कंटेंट ऑल अबाउट प्लानिंग। मैंने ये शुरू में करता था, मैं रोज़ सुबह उठता था, सोचता था यार क्या बनाया जाए, फिर सोचना, उसको डिज़ाइन करना, उसको ट्यूटोरियल बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब हर रोज़ के कोई 6 से 12 घंटे इस चीज़ में लग रहे थे। अभी टीम रखी हुई है, सारा काम खुद ही कर रहे हैं एंड टू एंड? अब टीम है। कोई बंदा जो अकेला काम कर रहा है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, अकेले आप ख़त्म हो जाते हो। लेकिन टीम भी मैंने अभी जाके हायर और किया। रिसर्च भी खुद करते हैं कंटेंट के हवाले से, या टीम करके देती है कि अब इस पे वीडियो बनाते हैं, इसकी टीम जो है डिमांड वो चल मेरी रही है? सिर्फ एडिटर्स की है, 3 एडिटर हैं अच्छा, जो सिर्फ बैठ के एडिट करते हैं, और मैं उनको धड़ाधड़ कंटेंट देता हूँ। मेरा काम ये है। अच्छा, बात करते हैं एक यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर की जो ज़िंदगी का दिन दिखता कैसा है। मतलब ना, हम तो देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई सुबह उठे हैं एक स्टोरी डाल रही है, जा रहे हैं खाने नाश्ते पे जा रहे हैं, अच्छा निहारी खा रहे हैं, उसकी भी स्टोरी चल रही है। तो ये शुरू में तो होता होगा ना फेम, यार मैंने फेमस होना है, ये हम करते हैं। तो नॉर्मल जेन्युइन डे होता क्या है? कभी और ऐसा होता है कि यार अच्छा मैं दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी यार डालनी है ताकि वो आपकी ना कंटिन्यूटी रहे? तो नॉर्मल डे कैसा होता है ताला भट्टी का? अच्छा, जहाँ तक स्टोरीज़ की बात है ना, अगर आप इफ़ यू ट्राई टू पुश इट ना, आप तंग आ जाते हो उससे। आपको नेचुरल रखना है, ठीक है? आपका जिस तरह दिन गुजर रहा है, इफ़ यू डोंट फील लाइक पुटिंग अप अ स्टोरी, डोंट पुट इट अप, ठीक है? जो जो मेरा, मैं बाकी के क्रिएटर्स का नहीं बता सकता कि वो उनका दिन किस तरह गुजरता होगा, अपना मैं दूर बता सकता हूँ। यूजुअली जो है मैं सुबह 7 से 8 बजे तक उठ जाता हूँ, और मेरा जो है काफ़ी ना जल्दी है ये तो। मैं भी नहीं उठता। और वही बात है, मैं कह सकता हूँ मैं 4:30 बजे उठता हूँ और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और ठीक है जो आपका, और ये भी आस्ता आस्ता फिगर आउट करते हो कि आपकी रूटीन क्या बेहतर है। मैं 8 तक उठ जाता हूँ, उसके बाद मैंने 8 से लेके कोई 12 बजे खाने तक के दरमियान मैं चीज़ें प्लान करता हूँ खानों के लिहाज से। आप सेहत देख के बता सकते हैं, ठीक है? तो रात के खाने से पहले पहले ये करना, सुबह करना। तो मैंने ये रखा होता है कि यार दोपहर से पहले पहले, ज़ोहर से पहले पहले टेक्निकली नमाज़ों के साथ आपके स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो उससे मैं पहले पहले मैंने अपना एक रूटीन सेट की हुई है कि मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं अपने मॉर्निंग रूटीन की, कि ये चीज़ें करनी है उसमें। रिसर्च वर्क सारा कर रहे होते हैं, मतलब 8 से लेके दोपहर तक? हाँ, और उसमें मेरा कोई 2 घंटे का आता है पार्ट, जिसको डीप वर्क, मैंने एक बुक पढ़ी थी डीप वर्क के नाम से, वो मेरे बड़े काम आई थी। उसमें वो बात करता है कि आपको पूरा दिन काम खोतों की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कुछ डीप वर्क के आवर सेट करने हैं, जिसमें आपका मोबाइल बंद हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हों, आप अकेले बैठे हो और कोई भी ना हो। आप 2 घंटे लगा लेते हो ना, वो पूरे दिन पे भारी हैं। तो मैं क्या वेरी करता ट्रू, हूँ, वेरी ट्रू। मैं और फिर एक और मैंने बुक पढ़ी थी मेक टाइम के नाम से। उसमें वो बात करते हैं, 2 ऑथर्स हैं, वो बात करते हैं आपकी हाईलाइट के बारे में। हाईलाइट बेसिकली क्या है, ठीक है? अगर अगर आप काम करना चाहते हो ना, मतलब वो सब लोग जो कहते हैं यार मुझसे काम नहीं होता, ये उन सब के लिए। हाईलाइट बेसिकली ये है कि आपने एक चीज़ या मैक्सिमम 2, वैसे एक ही होनी चाहिए। आपने एक चीज़ लिख लेनी है रोज़ कि मैंने आज ये काम करना है,
ठीक है, वो क्या पता एक वीडियो हो सकती है, वो क्या पता हो सकता है कि आज मैंने अपना कमरा समेटना है, ठीक है। और आपने फिर ये रखना है कि अगर मैंने ये एक काम कर लिया ना तो मैं पूरा दिन वेलियाँ मारूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। आपने अपना डेली हाईलाइट किसी ने, अगर आप 365 डेज़ जो है हर रोज़ सिर्फ एक वो काम कर लो जो आपको करना है ज़रूरी, अगर आप वही कर लो ना तो आपका, इसके पीछे साइंस क्या है? मतलब एक काम कर लें, ये डोपामाइन लेवल को आप बढ़ा रहे होते हो, मतलब एक टास्क दिए मैंने, आप अचीव मैं आपको फील कर बताता रहे हूँ, होते हो। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। अब ये आपने पॉडकास्ट जो है लहजे से एडिट करना है, ठीक है। ठीक है? आपकी टीम ने करना है या आपने करना है, जिस बंदे ने करना है, वो सुबह उठे, वो दुनिया जहाँ के आगे पीछे के सारे काम कर ले। जो एक इम्पोर्टेंट काम है, फ़र्ज़ करें अगले दिन वीडियो पोस्ट होनी है, वो नहीं काम कर रहा ना, इवेंचुअली क्या होता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, आपका एनर्जी लेवल गिरता जाता है, आपका इंटरेस्ट गिरता जाता है, और आपके तो यार आप ये कल करेंगे। ठीक है। ठीक है, आप जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है अगर आप सुबह-सुबह टैकल कर लो ना, उसके बाद आपको है, उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि मैंने ये काम कर लिया ना, आगे आपका दिल कर सकता है और काम करने का, लेकिन आपको मैंने ये काम कर लिया ना, आज के लिए काफ़ी है। आज के मैंने पैसे पूरे कर लिए हैं, आज के लिए काफ़ी है, अब मैं जो चाहे करूँ पूरा दिन, मैं वेलियाँ मारूँ। और यूजुअली हमारा यही होता है, हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करने वाली होती है ना, वो छोड़ के हम आगे पीछे के सारे टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। देखिए ना, कॉर्पोरेट के अंदर 8 to 5 लोग जाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना, यार सीईओ तो ये बंदा बैठा है, सीईओ तो फारिग बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, यही कर रहा है। क्या प्रिटेंड करते हैं? आप पानी पीने पे जा रहे हैं, तेज से चल के जा रहे होते हैं, तो भाई की मीटिंग है कोई। ऐसे ही है। तो ये बड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से 2 बड़ी अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट की है कि एक तो डीप वर्क और साथ में हाईलाइट से आप काम करो तो अल्टीमेटली आप कहीं न कहीं पहुँच जाओगे साथ करते-करते। अब जैसे मैंने अपने डेज डिफाइन किए हुए हैं कि इस दिन मैंने स्क्रिप्टिंग करनी है, इस दिन मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? हुँ। इस दिन मैंने बीडी के ऊपर काम करना है, ब्रांड्स को ईमेल करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मैंने स्क्रिप्टिंग करनी है ना, मैं सुबह 2 घंटे बैठूँगा, मैं पूरे हफ्ते की स्क्रिप्ट्स लिख डालूँगा, ठीक है? और अब मुझे पता है कि ये मेरा दिन पूरा सेट है, अब मैं जो चाहे करूँ। यूजुअली होता नहीं है, यूजुअली मेरा दिल करता है कि मैं और भी काम करूँ, मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मैंने वो कर लिया ना, तो आपका आज का दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आज 5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी ही करनी है, वो मैंने सुबह-सुबह अगर कर ली है ना, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, 8 से लेके दोपहर तक आप मेजर अपने काम करते हो, दोपहर के बाद क्या मसरूफ़ियात होती हैं? हाँ, यूजुअली मैं मेजर इस तरह कर लेता हूँ, तकरीबन ज़ोहर के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के, आस्ता-आस्ता जब एज ज़्यादा हो रही है तो अब सोने का दिल करता है। सही बात है बताऊँ, तो मैं थोड़ा-सा कोई 1 घंटा रेस्ट वगैरह कर लिया, और उसके बाद कोई असर के टाइम तक जो है ना, मैं थोड़ा-सा काम और कर लिया। हुँ, हुँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है ना कि मैं कोई 12 घंटे या 18 घंटे काम करता हूँ, मैं 2 घंटे सुबह काम करता हूँ, 2 घंटे शाम को, एंड दैट इज़ लेकिन इट। प्रॉपर काम होते हैं वो लेकिन मोबाइल। वो प्रॉपर काम होते हैं, वो फिर इधर-उधर के नहीं होते हैं कि जी साथ में मैसेज भी कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी खोला हुआ है, फिर इस तरह नहीं होता। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या ये फ़ील्ड सस्टेनेबल है? क्योंकि अगर पहले देखें, आपका पहले लॉन्ग फॉर्मेट था, अब शॉर्ट के ऊपर आ गए हैं, अब कुछ अरसे के बाद शायद कुछ इससे भी शॉर्ट हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाएँगी, तो हाउ डू यू सी कितना सस्टेनेबल है? मैं ये बोलूँगा, जो भी बंदा अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है ना, स्पेशली आप वाली फॉर्मेट ना, कंटेंट में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ना, हुँ, तो उस वाली कितना सस्टेनेबल है, कितना टाइम? क्योंकि 4 साल के अरसे के बाद जाके आप जैसे बंदे को जाके ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो 4 साल तक मतलब उसकी अर्निंग का क्या मॉडल होगा? 2 साल तो कोई पहचानता ही नहीं होगा उसे। ऐसे ही है। इसका सिंपल सा ये चीज़ है कि आपने, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाह रहे हो ना, ये नहीं करना कि सब कुछ, जी मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, फ्रीलांसिंग छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ और कंटेंट बनाऊँगा। हुँ, हुँ। कंटेंट क्रिएशन में ये सीन है कि आपको रिकॉग्नाइज करते हुए, अपना लोहा मनवाते हुए टाइम लगता है। साल डेढ़ कहीं नहीं गया मिनिमम, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि ऑलवेज़ हैव वन सोर्स ऑफ इनकम जिससे बिल्स पे होते रहें। अगर आप बिल्स नहीं पे करते हो तो एटलीस्ट अपना खर्चा उठा लो, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना, ठीक है? जॉब कर रहे हो, ये नहीं कहना माँ बाप को जी मुझे 8 लाख का कैमरा ले दें, मैं कंटेंट बनाऊँगा। वो भी देखेंगे ये क्या उल्लू का पट्ठा, 1.5 साल से बना रहे, कुछ हो भी नहीं रहा, ठीक है? तो आपने एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, जॉब करो, ठीक है? जॉब करो या फ्रीलांसिंग, जो भी आपको बेहतर लगता है वो करो, और इसको साथ-साथ बिल्डअप करो। जब आपको लगे कि जो आपकी जॉब की इनकम है और जो आपकी कंटेंट क्रिएशन की इनकम है वो थोड़ी-सी ऊपर जा रही है इससे, देन यू कैन ड्रॉप इट। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। मैं खुद अपना बताऊँ, मैंने पिछले कोई 8 महीने पहले फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन शुरू की है। मतलब मैं सिर्फ़ इसके ऊपर रिलाय कर रहा हूँ।
उससे पहले मैं बाकी चीज़ें साथ कर रहा था। मतलब फ्रीलांसिंग को साथ साथ लेके चल रहे थे आप उसको? जब मुझे लगा कि अब इसका इतना रिवॉर्ड मिल रहा है कि मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी बोलूँगा मैं कि देयर आर अप्स एंड डाउन्स। एटलीस्ट इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएशन, एटलीस्ट 6 से 12 महीने का बैकअप होना चाहिए, बिकॉज वो ड्राई टाइम आता है कि 4 महीने तक आपको कोई अच्छा, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। डर नहीं लगता? मतलब अभी तो बड़ा बूम चल रहा है, शायद अगले 4-5 साल तक बूम ही आएगा। एक टाइम के अंदर मतलब आप वाली बात, पत्थर उठाओ तो कंटेंट क्रिएटर निकलेगा हर जगह से। कैमरा और इंटरनेट इतना आपका हर किसी की रेंज में, रीच में आ चुका हुआ है। तो चले 5 साल तो समझ आता है, अभी ब्रांड्स आएँगे, काम होगा। 5 साल के बाद मतलब जिस तरह से टीवी डाई आउट हो जाएगा, तो ये डर नहीं लगता यार कि हमें कुछ नया स्किल सीखना पड़ेगा, फिर एक काम करना पड़ेगा, कुछ और ढूँढना पड़ेगा? इसकी एग्जांपल जी देख लें कि कोई 7-8 महीने पहले मैंने अपना फील्ड चेंज की। क्यों चेंज की? जब आपको मार्केट के साथ चेंज होना है। मुझे नहीं पता 5 साल बाद क्या चीज़ चल रही होगी, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है कंटेंट क्रिएशन की, आप कह रहे थे कि सस्टेनेबल है, नहीं है। ठीक है? आप तब करो जब आपके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगेन नहीं, तब करो जब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम चल रही है, सस्टेनेबल है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना। ठीक है। और जब आपने स्टार्ट किया था, मोबाइल से किया था या फिर पहले प्रॉपर इक्विपमेंट खरीदा, कैमरे शैमरे लिए, माइक शाइक पकड़ा, उसके बाद स्टार्ट किया, फिर बस कर दिया, चेक करते हैं? क्या था आपका? लाइटें शाइटें थी या फिर नॉर्मल एनर्जी सेवर के ऊपर बन रही हैं लाइटें, धूप में बन रही हैं? मैं सिर्फ अपने पर्दे खोलता था और लाइटिंग आ जाती थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं था। मैंने डेस्क ऐसा सेट किया कि सामने से अगर आप उसमें भी ये था, कुछ मेरे पास कुछ टाइम था। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श लाइट के अंदर पर्दे खोलो तो वो इतनी ज़्यादा पड़ती है कि नज़र नहीं आता। ठीक है। तो जैसे गोल्डन आवर्स वगैरह सर सेट हुए हुए हैं, तो मैं शाम के टाइम कोशिश करता था कि मैं रिकॉर्डिंग्स करूँ। मेरे पास बोया का 3000 का माइक था जो मैं यहाँ कॉलर पे लगा लेता था। ठीक है। और रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात है, मेरा कंटेंट जो था वो डिज़ाइन रिलेटेड था, तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स खाली चाहिए होती थी। और मैंने ये किया हुआ था कि मैंने कोर्सेज़ कुछ बना के स्किल शेयर के ऊपर डाले ना। स्किल शेयर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोर्सेज़ देख सकते हो। तो मैं पूरा कोर्स मतलब स्टार्ट टू एंड बगैर अपना चेहरा दिखाए पूरा बना लिया। सिर्फ उसकी जो इंट्रो वीडियो थी वो मैंने हमज़ा भाई के पास कैमरा था। मैंने हमज़ा भाई को यार कैमरा सेट करके दें, वो सेट करते थे और मैं इंट्रो वीडियो उसकी कोई 3 मिनट की बस वो रिकॉर्ड कर लेता था अपने फेस के साथ। उसके बाद आगे 8 घंटे का सारा कंटेंट फेसलेस। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन तो हमजा भाई भी होंगे ना, क्योंकि वो बना रहे थे। चलो उनके साथ साथ जिस तरह वो रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ा था फ़ायदा हम मुस्तफ़ीद हम होते हैं। तो घर में बड़ा वो होता होगा कंटेंट क्रिएटर का घर। हाँ, हमारा पता है क्या था, हमारी हमेशा से वो बड़ा डिफरेंट कंटेंट के लिहाज से ना, हम सीखते बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, इसमें तो कोई नो डाउट। हम जब बैठते हैं ना, हमारे घर वाले तंग आ जाते हैं कि ये क्या हो गया इन दोनों को, ये डिस्कस किए जा रहे हैं। हमने वाकई एक दूसरे से बहुत सीखा है, लेकिन हमारा कंटेंट बहुत डिफरेंट है। हम जब हम बिल्कुल ही फूड और इस तरफ है, ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ है। मेरा सारा एजुकेशन टेक और इस तरफ है। लेकिन हम जब बैठते हैं ना, हम एक दूसरे को बताते हैं कि यार मैंने ये चीज़ ट्राई की है, तुम भी ट्राई करो। ठीक है, मैं ब्रांड को इस तरह अप्रोच करता हूँ, या ब्रांड जब अप्रोच करता है तो मैं इस तरह नेगोशिएट करता हूँ। तो वो हमने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब हम दोनों ही एक दूसरे से लगे रहते हैं। एंड व्हाट्स द राइट वे टू अप्रोच अ ब्रांड? क्योंकि बहुत से लोग अपनी कोल्ड ईमेल करे जा रहे हैं, रेफरेंस निकाल रहे हैं ब्रांड से, लेकिन उनका कोई लिंक नहीं बन पा रहा, कोई कॉन्टैक्ट साइन नहीं हो पा रहा। बड़ा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल। मुझे ईमेल्स आते हैं, सब्जेक्ट लाइन के अंदर पूरा ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो या हेलो डियर, आई एम नॉट Hello योर dear. डियर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने सीखना है कि ईमेल लिखते कैसे हैं। और ब्रांड को पिच करना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक अच्छा सा हुक डालो, उनको रीज़न दो ईमेल खोलने की। ठीक है, हुक के बाद इंटरेस्ट, इसमें उनका क्या फ़ायदा है, आपका नहीं, उनका क्या। मुझे ईमेल आता है, कैन यू शेयर माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन योर स्टोरी सो डैट आई कुड ग्रो। अगर आप इसी को रिफ्रेश कर दो ना, कैन यू शेयर माई अकाउंट, आई मेक कंटेंट ऑन दिस थिंग एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में इस तरह के कंटेंट की कमी है एंड पीपल विल फाइंड वैल्यू। तो क्या पता मैं शेयर। आपने बात ही पूरी चेंज कर दी, मतलब बड़ा एक कॉर्पोरेट वाला बंदा नजर बोल रहे हैं अब तो। तो वही बात है, आपने हमेशा अगले बंदे को फ़ायदा देना है। ठीक है, क्योंकि जो पैसे हैं, ठीक है, इट्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो आपने अच्छा हुक डाल दिया। आप उसके बाद आइडा एक फ्रेमवर्क है, अटेंशन, इंटरेस्ट,
डिस्क्रिप्शन और फिर कॉल टू एक्शन, ठीक, एक्शन बीच में आ जाता है। तो आप अगर उसी को फॉलो करो तो आपने हुक के बाद उनको बताओ कि उनका क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं आपको कितने लोगों तक लेके जाऊँगा, आपको कितने डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको कितने कस्टमर्स मिल सकते हैं पोटेंशियली, ठीक है। और फिर उनको बताओ कि मैं ये बनाता हूँ सारा कंटेंट, ठीक है, और मैं यूजली इतना चार्ज करता हूँ, या पहले ईमेल में आप मेंशन भी ना करो पैसे, आप कह दो कि आई जस्ट वांट टू वर्क विद यू, ठीक है। और अगर उनको वाकई नजर अपना लिंक डाल दो इंस्टाग्राम का या किसी भी चीज़ का, अगर आप वाकई उतने पापी हो ठीक है जितना आप कह रहे हो, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई। जो बड़ी बड़ी कंपनी ने रिप्लाई की है, जिनको मैं समझता था ज़िंदगी में कभी अप्रोच ही नहीं कर सकते, उन्होंने रिप्लाई की है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मैंने रिसेंटली वीट को अप्रोच किया, उनकी वीट.io, उनकी कोई 150-200 लोगों की कंपनी है, और वो उनकी पता नहीं कोई $37 मिलियन की फंडिंग है। उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। और अभी मेरे ज़हन में इसरा नहीं आ रहा, पर कहने का मतलब ये है कि मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी जब अप्रोच किया तो वो रिप्लाई करते हैं, अगर आपने उनको वैल्यू आप उनको कर दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि उनका क्या फ़ायदा होगा, इन रिटर्न वो फिर आपको पैसे देंगे ना। आप कुछ पहले करके तो दिखाओ उनके लिए। अच्छा, हाउ डू यू सी द कंटेंट क्रिएटर मार्केट पाकिस्तान के अंदर? हर तरह का कंटेंट आए जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो एक अगर आइडिया लिया जाए कि एक रेगुलेटर हो जाए पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, कि यार एटलीस्ट जो चीज़ लोग देख रहे हैं वो एटलीस्ट आपकी किसी वैल्यू एडिशन किसी काम की हो, ये होना कि कोई आके चवलियाँ मार रहा है उसको भी आप एक्सेस दे दो। सम पॉइंट पे जाके आपको लिमिट करना पड़ेगा। तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस पर्सपेक्टिव? हम लिमिट तो नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि जिसने जो बनाना वो बनाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि असल में एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में वो चलती हैं, तभी तो टिकटॉक हमने देख लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वॉक करता हूँ मैं बहुत अच्छी वॉक करता हूँ और उस वॉक के ऊपर 4-4 मिलियन व्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी लो क्वालिटी बोलो या क्या बोलूँ, जब आप इतनी लो एफर्ट कंटेंट के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ लोगों को दे रहे हो, लोग तो वही बनाएंगे। एंटरटेनमेंट की बात आ जाए, जो स्किट्स हो गई और जो इस तरह का सारा कंटेंट हो गया, मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ। फूड का कंटेंट बनाना है ना, हमज़ा भाई के लेवल पे बनाओ, ठीक है। आपने क्रिएटिव कंटेंट स्टोरी टेलिंग बनानी है ना, स्टोरी टेलिंग सिखानी है लोगों को, या अच्छा कंटेंट दिखाना है, तो इरफान जुनेजो की तरह कंटेंट बना के दिखाओ। बहुत नेक्स्ट लेवल इरफान का। आपने क्रिएटिविटी दिखानी है ना, मूरू की तरह लेवल पे आके बनाओ, नीचे नीचे ना बनाओ, इस लेवल के ऊपर आओ, तो फिर फ़ायदा है। तो इस वही बात है कि कंटेंट बन रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है जी? आपको 2-4 ब्रांड्स मिल जाते हैं और आपको लगता है कि आप बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं होता फिर। लेकिन मार्केट में रिवॉर्ड करती है ना, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से वो चीज़ें ना, अगर आप एक चीज़ फेमस हो जाती है, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद बड़े शहरों में कुछ और व्यूज़ होंगे। अगर आप देखो मेंटालिटी, अगर वो टिकटॉक पे भी है ना, किसी और तरह के व्यूज़ होंगे। आप चले जो इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, वहाँ पे कुछ और लोग देखते होंगे। तो वो मेरे ख्याल से हमें जिस तरह से आपका टिकटॉक आया था, लोग बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो भी अब थोड़ा सा आपका इवॉल्व हो रहा है। वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल आपके कंटेंट पड़े हैं, तो सेम बाकी लोग भी ग्रो हो जाएंगे। टिकटॉक का जी ये ना वही बात आ जाती है ना कि एजुकेशनल कंटेंट को पुश नहीं किया जाता था ना। अब टिकटॉक देखना हो ना, मैं यूएस का मैंने वो सेट से जुगाड़ निकाला है। उसका ये फ़ायदा है कि मेरा टिकटॉक यूएस से चल रहा होता है। आप टिकटॉक यूएस खोल के देखें, उधर भी नाच गाना होता है, लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट हो रहा है, आपकी सोच है। पाकिस्तान में मैंने कोशिश की ना एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करने की, आपके टिकटॉक के ऊपर वही जो पहले चलता आ रहा है ना, अमेरिका के वही चलता ऊपर, रहता है। अमेरिका में तो टिकटॉक के ऊपर बैन भी रहा है ना, चाइनीज प्रोडक्ट होने की वजह से कुछ अरसे को। तो वो मार्केट कैसी है अमेरिका के अंदर टिकटॉक की? अनाउंस हुआ था पर बैन हुआ नहीं। और उसमें यही है कि देखो कि जब क्रिएटर्स आए हैं और उन्होंने एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया है, और लोग देखने पर प्लेटफॉर्म वही पुश करते हैं जो लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट देखने वाला नहीं है कोई परवाह नहीं है एग्जैक्टली वेल सेड। अच्छा, अब फ्यूचर में आप पे क्या इरादे हैं? एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं? किस तरफ देखते हैं? ये जो तला भट्टी है अगले 4-5 साल में एम्पायर बनाना चाहता है, मतलब क्या चाहता है, क्या विजन है? आखिरी में मुझे ये बताएं। अच्छा, तो टेक की तरफ तो मुझे हमेशा से था ही, ठीक है। अब बेसिकली ये है कि मैं एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरी सादा पे के जो
ओनर हैं ब्रेंडन, उनसे बात हुई। उन्होंने एक वेंचर लॉन्च की सादा स्कूल के नाम से, तो उसके ऊपर मैंने एआई के ऊपर एक सेशन कराया। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही नल्ले भी हो ना, ठीक है अगर आपको एआई यूज़ करना आ जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। देन अगेन अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हों तभी आप एआई के ऊपर अच्छा काम कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा टेक से रिलेटेड कंटेंट पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है, टेक और एजुकेशन दोनों से रिलेटेड। तो मैं टेक एंड एजुकेशन ऑफ टेक, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है इसको कवर करना भी ज़रूरी है। उसके ऊपर मेरा सारा काम चल रहा है। और साथ जो है मैंने ये फिगर आउट कर लिया, मैं हर वक्त हर रोज़ ये सोचता हूँ आज इस हफ्ते में एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालूंगा, लेकिन मुझे समझ आया कि मुझे शॉर्ट फॉर्म का जो मुझे वो मज़ा आया ना वो लॉन्ग फॉर्म में मुझे फ़िलहाल नहीं नज़र आता। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही अभी तक तो मैं सॉफ्टवेयर कवर करता आ रहा था, ऐप्स एंड वेबसाइट्स। अभी रिसेंटली अगर आप मैंने देखे हैं मेरा अकाउंट देखिए तो आपको प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगे, अनबॉक्सिंग और उनके रिव्यूज़। तो उसके ऊपर भी मैं कवर करना चाह रहा हूँ, और मतलब मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ अब मैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ भी, मतलब एक्चुअल मोबाइल्स एंड यूज़फुल टेक्नोलॉजी। वेरी विजनरी। चलें तला भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े मज़े की और बड़ी कैजुअल किस्म की हमारी डिस्कशन हुई है, मतलब जैसे पता नहीं हम कितने अर्से से एक दूसरे को जानते हैं, चड्डी बड्डी यार है। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। इफ यू वांट टू वॉच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड खुदा हाफिज़ टिल द नेक्स्ट एपिसोड।